गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी और पोस्चरल ड्रेनेज के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये कंटिन्यूशन है हमारा जो ऑक्सीजन हमने थेरेपी देखा था, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, उसका कंटिन्यूशन है। ओके, नाउ जो हमने जीआई अभी तक देखा था, जीआई का हमारा फिनिश हो गया, यूरिनरी सिस्टम एंड बाउल सिस्टम जो है वो फिनिश हो गया है। ठीक है, नाउ चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्चरल ड्रेनेज हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी, उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी मतलब चेस्ट, वो क्लियर है। फिजियो मतलब कि सम फिजिकल, थेरेपी मतलब सम एक्टिविटी वी आर गिविंग। सो जब हम लोग चेस्ट को कुछ फिजिकल एक्टिविटी दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड चेस्ट फिजियोथेरेपी। ना वो क्यों दी जाती है? अगर हमारे लंग्स में सिक्रीशन है, ठीक है, उसको मोबिलाइज़ करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए ये थेरेपीज़ दी जाती हैं। नाउ इस थेरेपी में क्या क्या आता है? मेनली चेस्ट परकशन आता है, वाइब्रेशन आता है और पोस्चरल ड्रेनेज आता है। ठीक है ना, परकशन एंड वाइब्रेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, पोस्चरल ड्रेनेज क्या है कि विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हम चाहते हैं कि सिक्रीशन मूव हो। ठीक है, लाइक अगर हम लोग सिटिंग पोजीशन में है तो ऑफकोर्स हम लोग खाना खाएंगे तो हमारा खाना नीचे की तरफ जाएगा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पोस्चर, वो जा रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, है ना। सिमिलरली जैसे कि अगर हमारे हाथ में कुछ कट लग गया है ना, तो हम लोग थोड़ी देर को क्या करते हैं, हम अपने हाथ को हार्ट लेवल के ऊपर ले जाते हैं ताकि ब्लीडिंग बंद हो जाए, ताकि जो ब्लीडिंग है वो ना हो। सो सिमिलरली बिकॉज ऑफ यर वी आर यूजिंग ग्रेविटी, जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। सिमिलरली हम लोग पोस्चरल ड्रेनेज यूज़ करेंगे। हम लोग बॉडी को इस तरीके से कुछ पोजीशंस में रखेंगे, डिफरेंट पोजीशंस हम लोग देखेंगे कि जिससे सिक्रीशंस मूव हों और वो बाहर की तरफ आएँ, एंड इट विल हेल्प इन रिमूवल ऑफ द सिक्रीशन। ओके, और चेस्ट फिजियोथेरेपी के बाद हम लोग कफिंग एक्सरसाइजेज भी कराते हैं, प्लस सक्शनिंग कराते हैं, ताकि जो है पेशेंट का कफ निकल सके। प्लस जो लोग खुद से उसे बाहर नहीं निकाल सकते, उन लोगों के लिए हम सक्शनिंग प्रोसीजर भी करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर चेस्ट फिजियोथेरेपी हम लोग उन पेशेंट्स के लिए करते हैं जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीशंस है, प्लस वो लोग उसको इफ़ेक्टिवली नहीं निकाल पा रहे हैं। उन पेशेंट्स के लिए हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी यूज़ करते हैं। फिजियोथेरेपी के गोल क्या हैं? आप लोग बार बार देखो ना, आपने सीपीटी यूज़ किया। सीपीटी एक्चुअली चेस्ट फिजियोथेरेपी का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना, हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी जब देते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जो सिक्रीशंस ब्रोंकस में हैं वो कहाँ आ जाए, हमारे सॉरी जो ब्रोंक्यूल्स में हैं वो ब्रोंकस तक आ जाए ना, मेन सेंट्रल ब्रोंकस तक आ जाए, ताकि वो बाहर निकलने में आसानी हो पाए। ठीक है, प्लस हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक्सटर्नल चेस्ट का मैनिपुलेशन करते हैं, दैट इज़ वाइब्रेशन और परकशन से, ताकि हम लोग कफ को इस सेंट्रल ब्रोंकस में ले आएँ और वहाँ से हम लोग सक्शन करना इजी हो जाए। ठीक है, तो हमारा मेन एम क्या है? टू रिमूव सिक्रीशंस फ्रॉम दी लंग्स। ठीक है, जब सिक्रीशंस लंग्स से क्लियर होगा तो क्या होगा, तभी हमारा जो एयर, जो ऑक्सीजन और ब्लड में जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना चाहिए वो प्रॉपरली होगा। ठीक है, तो चेस्ट फिजियोथेरेपी विल अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट इन ऑक्सीजन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ द बॉडी और लंग। टेक्निक्स देखेंगे जो हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी के दौरान डिफरेंट चीज़ें यूज़ करेंगे। फर्स्ट उसमें है एयरवे क्लियरेंस टेक्निक, उसके बाद है फैसिलिटेटिंग एयरवे क्लियरेंस टेक्निक विद इफेक्टिव कफिंग टेक्निक, उसके बाद में आएगा टेक्निक टू फैसिलिटेट वेंटिलेशन पैटर्न, और उसके बाद में आएगा मोबिलाइजेशन एंड एक्सरसाइज। ना हम ईच टेक्निक को इन डिटेल देखेंगे। ना हमारा एयरवे क्लियरेंस टेक्निक ना, एयरवे क्लियरेंस टेक्निक में अगेन देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो आता है। फर्स्ट इज़ पोस्चरल ड्रेनेज, देन परकशन, उसके बाद वाइब्रेशन, देन मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन, then active cycle of breathing technique, then autogenic drainage, positive expiratory pressure, high frequency chest compression। उसके बाद में आता है एक्सरसाइजेज फॉर एयरवे क्लियर। जस्ट एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे क्या क्या है उसके अंदर। ना पोस्चरल ड्रेनेज में क्या है, हम लोग पेशेंट को डिफरेंट पोजीशंस देते हैं ताकि म्यूकस ड्रेन हो पाए। बट म्यूकस कब ड्रेन होगा, जो उससे पहले हमें पेशेंट को
चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी पड़ेगी। फिजियोथेरेपी मतलब क्लैपिंग, वाइब्रेशन, परकशन देना पड़ेगा उस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द लंग को, ताकि जो सिक्रीशंस हैं वो लूज़ हो पाए। और सिक्रीशन लूज़ होने के बाद हम पेशेंट को ऐसी पोजीशन देंगे कि सिक्रीशंस जो हैं वो मूव हों। ठीक है, ये ज़्यादातर देखा जाता है कि पेशेंट जिनमें कंडीशंस लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस है प्लस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, जिसमें पेशेंट मूव नहीं कर पा रहा है या फिर बेड रिडन पेशेंट है, उनमें ज़्यादातर हमें चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्चरल ड्रेनेज देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर नॉर्मली जो कंडीशंस हैं लाइक इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, निमोनिया, जिसमें हमारे वेट सिक्रेशन या फिर एक्सपेक्टोरेंट बढ़ गया है, वैसे पेशेंट्स में कॉम्बिनेशन ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्चरल ड्रेनेज दिया जाता है एक साथ। पोस्चरल ड्रेनेज के इंडिकेशंस क्या हैं? मेनली सिस्टिक फाइब्रोसिस में दिया जाता है, एटेलेक्टासिस में, अस्थमा में, रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस है उनमें, ब्रोंकिएक्टासिस में, पेशेंट अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब जिसको हमने ट्यूब डाला है मुंह में, प्लस नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अगर न्यूबॉर्न बेबी है और उसमें अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है तो उनमें भी ये टेक्निक यूज़ की जाती है। अब हम किन पेशेंट्स में हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी कॉन्ट्रा इंडिकेटर हम नहीं देते? मेनली इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जिनके ब्रेन में या फिर मेनिंजेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर इज़ मोर देन 20 mm of Hg। ठीक है, उन पेशेंट में नहीं दिया जाता, नहीं तो क्या होगा, प्रेशर और बढ़ सकता है। ठीक है, फिर एक पेशेंट जिनमें हेड और नेक इंजरी है, जिनमें एक्टिव हेमरेज है, एक्टिव हेमरेज मतलब कि ब्लीडिंग हो रही है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है, प्लस हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है। हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है मतलब उनका बीपी सैचुरेशन नॉर्मल नहीं है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उन पेशेंट्स में नहीं दे सकते। जिनमें रीसेंट स्पाइनल इंजरी हुई है, जिनको कंप्लीट बेड रेस्ट है, उनको ना इमोबिलाइज रखा जाता है थोड़े टाइम के लिए, तो उनको नहीं दिया जा सकता। देन जिनको एक्टिव हेमेप्टाइसिस है, हेमेप्टाइसिस मतलब ब्लड इन कफ। ठीक है, कफ है उसमें ब्लड आ रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड हेमेप्टाइसिस, उन पेशेंट्स को भी हम नहीं दे सकते। देन अगर कंडीशंस लाइक ब्रोंको प्लूरल फिस्चुला है, फिर लार्ज प्लूरल एफ्यूजन है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, पेशेंट बहुत ज़्यादा एज हो गया है, प्लस कॉन्शियस है, कन्फ्यूज्ड है, मेंटली इज़ डिस्टर्ब्ड, मतलब इज़ नॉट कोऑपरेटिंग, तो उनको हम नहीं दे सकते। प्लस अगर रिब्स का फ्रैक्चर है, ठीक है, देन अगर फ्रेश सर्जिकल वूंड है जो बार बार मतलब कि जो जिसको हील होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं देंगे ना। मेनली जब हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी या पोस्चरल ड्रेनेज देने जाते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? चेस्ट एक्सरे से हम लोग एक्चुअली आइडेंटिफाई करते हैं कि सिक्रीशंस कहाँ पे हैं। ठीक है, फिर स्टेथोस्कोप हम लोग यूज़ करते हैं लंग साउंड्स के लिए, टावल यूज़ करते हैं, देन एक बेड जिसमें हम लोग डिफरेंट पोजीशंस दे सकते हैं, स्पूटम मग प्लस ऑक्सीजन डिवाइसेस हमारे पास रेडी होने चाहिए इन केस हमें पेशेंट को असिस्टिव ऑक्सीजन देना पड़े तो। ठीक है, ना हम लोग थोड़ा सा एनाटमी ऑफ लंग्स देखेंगे ना। एनाटमी ऑफ लंग आप लोग को ऑलरेडी पता है, बट हियर वाई आई वॉन्ट टू शो इज़ हम लोग अभी पोस्चरल ड्रेनेज देख रहे हैं, मतलब कि हम लोग हर लोब में से सिक्रीशंस कैसे मोबाइल कर सकते हैं, फिर कौन सा पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें डिफरेंट लोब्स ऑफ द लंग पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ फ्रंट में आप लोग देखोगे क्या है, अपाइकल एरिया है, एंटीरियर है, मिडिल लोब है, देन लिंगुअल लोब है, एंटीरियर बेस है। ठीक है, देन आप लोग जब बैक से देखोगे अगेन अपाइकल एरिया है, पोस्टीरियर अपाइकल एरिया है, देन सुपीरियर अपाइकल एरिया है, उसके बाद में क्या है, लैटरल बेसिस है, पोस्टीरियर बेसल एरिया है। तो ये सब नाम हम हर एक जब पोजीशन देखेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग डिफरेंट लोब्स या फिर डिफरेंट एरिया ऑफ द लंग को ड्रेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ ये जो हैंड का पोजीशन है ये क्या है, फॉर चेस्ट परकशन। जब हम लोग परकशन करेंगे चेस्ट का तो हमारे हैंड का पोजीशन कैसा होना चाहिए, अंदर एक कप जैसा बनना चाहिए। ठीक है, अंदर एक वैक्यूम जैसा क्रिएट होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, जब भी हम लोग कहीं जिस भी एरिया में चेस्ट परकशन करेंगे उसके नीचे हमें पिलो यूज़ करना है। क्लियर, लाइक हमने जहाँ पे भी जिस भी एरिया में हम लोग चेस्ट परकशन कर रहे हैं उसके नीचे पिलो का सपोर्ट होना ज़रूरी है। दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जब हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी दे रहे हैं तब ना। जब हम लोग वाइब्रेशन करेंगे तो हमारा हाथ एकदम
स्ट्रेट होगा। दिस इज़ द पोजीशन जो हमें यूज़ करनी है व्हेन गिविंग वाइब्रेशन टू द पेशेंट। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, परकशन में हमारा हाथ का पोजीशन कैसा होगा, प्लस उसके बाद में वाइब्रेशन में हमारे हाथ का पोजीशन कैसा होगा। नाउ हम लोग देखेंगे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स जो हम लोग फॉलो करते हैं जब भी हम पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी या फिर पोस्चरल ड्रेनेज करते हैं तब। ठीक है, पहला इस बैक हमेशा कवर्ड होनी चाहिए, या तो शर्ट हो या तो ब्लाउज़ हो या तो फिर हमें टॉवल से बैक को कवर करना है। हम लोग जो भी पोजीशन पेशेंट को देंगे वो हमें कम से कम 5 मिनट तक के लिए देनी है, ताकि जो म्यूकस है जो ड्रेन हो रहा है उससे टाइम मिले ड्रेन होने का, है ना। इमीडिएटली नहीं हमें पोजीशन चेंज करनी है। सो मिनिमम 5 मिनट का टाइम हर पोजीशन को देना है। और जो भी हम लोग पोजीशन देंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को क्लैप करेंगे बैक में इन रिदमिक स्टाइल। जो परकशंस और वाइब्रेशंस हैं वो हम लोग देंगे, बट इन अ रिदमिक स्टाइल, लाइक इन अ वे मोशन। और जब भी हम लोग पेशेंट को परकशन या वाइब्रेशन जब परकशन करेंगे उस टाइम पे हमें हॉलो साउंड सुनाई देना चाहिए, है ना। एक जैसे चाटा मारते हैं वैसा साउंड नहीं आना चाहिए। अगर हम वैसा साउंड आ रहा है तो मतलब कि हम लोग हमारी टेक्निक गलत है। एक हॉलो साउंड मतलब कि जैसे हमने परकशन में अपना हाथ किया था वैसे करके अपनी बॉडी पे कहीं पे मार के देखो, एक हॉलो ऐसा लगे खाली एक साउंड आता है, सिमिलरली वैसा साउंड आना चाहिए। ठीक है, चाटा मारने वाला साउंड नहीं आना चाहिए, दैट इज़ अ रॉन्ग टेक्निक। ओके, देन उसके बाद हम लोग ये जो क्लैप करते हैं वो हम स्पाइन के ऊपर नहीं करते, डायरेक्टली स्पाइन के ऊपर नहीं करते हैं, हमें लंग्स के ऊपर करना है। ठीक है, सो जो हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी दे रहे हैं वो लंग्स के ऊपर होगी, बोन के ऊपर नहीं होगी। ठीक है, बोन मतलब मेनली स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, स्पाइन के ऊपर नहीं होगी डायरेक्टली। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट पोजीशंस हम लोग यूज़ करते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी या पोस्चरल ड्रेनेज के लिए। सी नाउ इस इमेज में हम देखेंगे कि हम लोग जो ऊपर का लोब है, जो अपर लोब है, उसको मेनली जो हमने अपाइकल एरिया देखा था लंग का, उसको कैसे ड्रेन कर सकते हैं। देखो वो ब्लैक कलर से दिखाया गया है। ठीक है, फिर वो जो येलो कलर से है दैट इज़ अ पिलो। तो जब भी हम लोग जिस भी एरिया में कर रहे हैं उसके नीचे हमेशा पिलो आएगा। दैट प्रिंसिपल शुड हमें याद रखना है। प्लस अभी ऊपर से नर्स क्या करेगी या फिर फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, परकशन और वाइब्रेशन देगा। नाउ एग्जैक्ट टेक्निक ऑफ वर्क परकशन एंड वाइब्रेशन वो हम लोग लैब में देखेंगे, है ना, वो हम लोग ऐसे नहीं समझ सकते। सो एज ऑफ नाउ जस्ट यू अंडरस्टैंड कि हमें इस पोजीशन में हमें परकशन और वाइब्रेशन पेशेंट को देना है। नाउ इस इमेज में क्या है, पोस्टीरियर सेगमेंट, जो पोस्टीरियर लोब है, पोस्टीरियर सेगमेंट है हमारे लंग का, उसको अगर ड्रेन करना है तो देखो पोजीशन, पेशेंट को कैसा पोजीशन दिया है, सिटिंग पोजीशन दिया है, प्लस उसके एब्डोमेन के यहाँ पे पिलो रख के हमने उसके ऊपर बेंड करने के लिए बोला है, और पीछे से हम लोग पेशेंट को परकशन और वाइब्रेशन देंगे। ठीक है, तो ये सब इमेजेस या पोस्चर्स में क्या हो रहा है, पोस्चरल ड्रेनेज के लिए भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं। ओके, विद द ग्रेविटी जो हमारा ये है सिक्रीशंस वो भी मूव होगा, इसके लिए डिफरेंट पोजीशंस दिया जाता है। नाउ अगर हमें लंग्स के एंटीरियर सेगमेंट में से सिक्रीशंस निकालनी है तो देखो हमने सर के नीचे, सर और शोल्डर के नीचे देखो पिलो आया है, प्लस नी के नीचे भी पिलो आया है। ठीक है, वो नी के नीचे क्यों पिलो आया, क्योंकि अगर हेड एंड हमने ज़्यादा ऊपर किया है तो पेशेंट नीचे स्लाइड डाउन हो जाएगा, तो नी ब्रेक देते हैं हम लोग, उसके लिए वो नी के नीचे भी पिलो रखा है। ठीक है, ना इस पोजीशन में हम लोग पेशेंट को परकशन और वाइब्रेशन देंगे। अगर चेस्ट के लिंगुअल रीजन से हमें निकालना है सो इट विल डिपेंड लेफ़्ट और राइट। तो अगर हमें लेफ़्ट से निकालना है तो लेफ़्ट अप होगा, अगर राइट से निकालना है तो राइट अप होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमने इंश्योर क्या किया है, यहाँ पे एक्चुअली इमेज में दिख नहीं रहा है, बैक के पीछे भी एक पिलो होगा, प्लस पाँव के नीचे भी पिलोज आएंगे। ठीक है, ना इस इमेज में देखेंगे अगर हमें पेशेंट को मिडिल लोब से सिक्रीशंस निकालना है तो व्हाट पोजीशन इज बीन गिवन। ठीक है, बैक के पीछे भी पिलो आएगा, प्लस पाँव के नीचे भी पिलो आएगा। अगर एंटीरियर बेसल सेगमेंट से सिक्रीशन निकालना है तो व्हाट पोजीशन और परकशन और वाइब्रेशन कौन सा एरिया पे देना है, दिस इज़ वेरी क्लियर, द इमेजेस आर एक्चुअली वेरी क्लियर। ओके, अगर पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट में से निकालना है तो पेशेंट को प्रोन पोजीशन देंगे, है ना, प्रोन पोजीशन देंगे, देन अगेन नीज के नीचे भी पिलो आएगी, प्लस पेशेंट के एब्डोमेन के नीचे भी पिलो आएगा। तो पिलो हमें कहाँ कहाँ रखना है वो चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। ओके,
इस इमेज में ना दिखाने की कोशिश की गई है कि हाउ जो हमारा पोजीशंस हैं वो कैसे हेल्प करता है। सी नाउ अभी देखो ब्रोंक्यूल्स के अंदर तक सिक्रीशन है, वो जो ग्रीन कलर का है वो एकदम अंदर तक है ना। तो ना अगर हमने 30 डिग्री एलिवेशन दिया है फुट एंड को, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सिक्रीशंस है वो अगेंस्ट विद ग्रेविटी वो बाहर की तरफ आने मतलब बाहर आने की कोशिश करेंगी, अगर हम उसी टाइम पे पेशेंट को परकशनल वाइब्रेशन देंगे तो, विद कुछ मूवमेंट करेंगे तो, है ना। तो उसकी वजह से इट विल हेल्प। सो इसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि मेनली चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्चरल ड्रेनेज कैसे मोबिलाइज करता है सिक्रीशंस को, ठीक है। इमेज में अगेन एंटीरियर सेगमेंट में से कैसे निकलेगी सिक्रीशन वो दिखाने की कोशिश की गई है। अगेन हम लोग अगर फुट एंड को 30 डिग्री तक एलिवेट करेंगे तो अगेन और प्लस परकशन और वाइब्रेशन देंगे, और एक्सेल हमें क्या है उस एरिया को एक्सपैंड भी करना है, तो हमने हाथ ऊपर लिया, हाथ नीचे रखना, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, सिक्रीशन मोबिलाइज होने में ईज होगा। अगेन अब इस इमेज में दिखाया है कि अगर हमें लैटरल बेस सेगमेंट में से सिक्रीशंस निकालनी है तो लाइक सी साइड लैटरल पोजीशंस हम लोग दे सकते हैं। बैक के पीछे भी पिलो आएगा, पाँव के बीच में भी पिलो आएगा, प्लस हमें परकशन और वाइब्रेशन देना है ना। अगर हमें सुपीरियर सेगमेंट में से सिक्रीशन निकालनी है तो क्या पोजीशन देना है, सीधे हमने एब्डोमेन के नीचे पिलो रखा है, प्लस पेशेंट नीचे की तरफ है ना। सो ये इमेज डिपेंडिंग अपॉन द इमेज और कौन सा लोब है, हमें डिफरेंट पोजीशंस ट्राई करनी है। दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर इमेज, बट इसमें दिखाया कि सिक्रीशन कहाँ है, अंदर ब्रोंक्यूल्स में है, तो हाउ वो कैसे मोबिलाइज होंगी, है ना। तो जस्ट टू रीइंफोर्स वापस डायग्राम दिखाया गया है। नाउ इस चार्ट में ना एक्चुअली समराइज किया गया है कि डिफरेंट पोजीशंस हम लोग कौन कौन सी दे सकते हैं। लाइक अपर लोब के लिए राइट एंड लेफ़्ट पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। एंटीरियर सेगमेंट के लिए राइट एंड लेफ़्ट, पोस्टीरियर सेगमेंट के लिए थोड़ा हल्का सा हेड एलिवेट करके। सो नाउ एक्चुअली इट इज़ अ समराइजेशन चार्ट, ओके। हियर अगेन इट इज़ ऑल्सो समराइजेशन चार्ट, जो आप लोग देखोगे कि पेशेंट को पोजीशन दी जा सकती है। बट नाउ ज़्यादातर आप लोग देखोगे ना कि चेस्ट फिजियोथेरेपी इज़ डन बाय चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। दे आर स्पेशलाइज्ड इन दिस, ये वो लोग ये चीज़ में स्पेशलाइज होते हैं। तो आप लोग देखोगे कि वो लोग ये सब चीज़ें वेरी इफ़ेक्टिवली दे आर डूइंग इट, ठीक है। हम विल सी परकशन क्या है। अभी तक हम लोग देख चुके हैं, बट परकशन में क्या था, हमें कपिंग ऑफ दी हैंड करनी है। तो जो भी हम लोग को जिस लोब पे हमें एक्ट करना है, जहाँ पे सिक्रीशन है, उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को पोजीशन देंगे, प्लस हमें कप हैंड से दोनों हाथों से हम लोग टैप करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली फॉर कितने मिनट के लिए हमने बोला है, फॉर 2 to 3 मिनट्स तक हम कंटिन्यूस वाइब्रेशंस या परकशंस देंगे। उसका टेक्निक एक्चुअली हम लोग लैब में देखेंगे, ओके। दिस इज वाइब्रेशन में हमने देखा था हाथ हमने कैसे रखे थे ना, हम लोग हाथ अलग अलग रख के भी वाइब्रेट कर सकते हैं, या फिर स्लोली शेक कर सकते हैं, या फिर एक के ऊपर एक रख के भी कर सकते हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन दी नीड हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे वाइब्रेट करना है।